गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 7 सितंबर। तो आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्टैटिक जीके जो हमारे एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। और वीडियो के अंत में देखेंगे दो प्यारा सा क्विज जिसमें हम अभी टॉपिक कर रहे हैं नेशनल पार्क। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहले जो हमने शुरू किया है 21 डेज़ का चैलेंज। 99% पीपल जो है फेल हो जाते हैं फॉलो करने में, बट 1% जो होते हैं वही फॉलो करते हैं, जो कि अब हमारे स्टडी स्मार्ट आर्मी के लोग होंगे। इसमें हमें बस ये करना है कि ये जो टास्क दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5, इसको आपको खुद से फॉलो करना है और ख़ुद को 1 नंबर देना है। फिर इसको फॉलो करना है डेली, 1 नंबर देना है। ऐसे करते हुए अगर आप इन पाँचों टास्क को फॉलो कर लोगे तो आप खुद को टोटल मार्क्स यानी कि 5 नंबर में कितने नंबर देते हो वो आप कमेंट करोगे। ऐसा अगर आप 21 डेज़ तक फॉलो कर लोगे तो फिर श्योर शॉट है कि आपको आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि 21 डेज़ के बाद कोई भी हैबिट जो होती है लगातार करने के बाद वो हमारा मतलब नेचुरल हो जाता है फिर हमारे लिए वो। तो फॉलो करिएगा 21 डेज़ तक मिनिमम। हम इसे रेगुलर करेंगे। आप जब भी इस चैनल से या फिर इस वीडियो से कनेक्ट होंगे तो उस दिन से आप 21 डेज अपना ऐड कर लेंगे। ओके, चलिए इसको आप लोग नोटिस करिएगा और ध्यान दीजिएगा, फॉलो करिएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हमारा क्या होता है डेली की तरह एक लाइन एक कोटेशन जो कि हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का प्यारा लाइन या कोटेशन क्या है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आप जब कोई नया काम करते हो जो आपके आसपास कोई न किया हो, या फिर कोई एक ऐसा चीज़ आप करने जाते हो जिसमें मतलब सक्सेस पाने का जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, तो वहाँ पे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे या फिर आपकी निंदा करेंगे कि अब ये देखो ये चला है करने, या फिर देखो इससे हो पाएगा क्या, या फिर ये बोलेंगे कि मतलब इसका इतिहास तो ऐसे रहा है, ये क्या कर पाएगा। मतलब भला भला बातें होती रहती हैं कि इससे नहीं हो पाएगा, टोटली यही कहा जाता है। तो उस टाइम में आपको बस अपने आप को की काम बना करके अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाओगे वही निंदा जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रशंसा में बदल जाएगा। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने कुछ काम स्टार्ट करना मतलब चालू कर दिया, आप उसमें सफल हो गए तो लोग पता है क्या बोलेंगे कि हाँ इससे नहीं होता तो फिर किससे होता। इसको तो हम शुरू से ही जान रहे हैं कि इसके में वो प्रतिभा था, वो क्षमता था। सोचिए वही लोग हैं सेम, और वही लोग अगर आप सफल नहीं होते हो तो क्या बोलेंगे, सेम टू सेम वही लोग कि हाँ हाँ पता था घूमता था, हाँ पता था इसके लक्षण ही वैसे ही थे, हाँ पता था ये शुरू से ही ऐसा है। मतलब सेम पर्सन वही लोग आपके लिए मतलब सफल हुए तो ये बातें, सफल नहीं हुए तो ये बातें। तो इसलिए यहाँ पे क्या आपको सीखना है कि आप निंदा या फिर बाहरी लोगों की बातों को बिल्कुल भी मतलब अपने माइंड में हावी ना होने दें, इग्नोर करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है हमारे लिए, ये देखिए। हाल ही में गिग बचत खाता किसके द्वारा खोलने की घोषणा की गई है। किसकी खाता बात हो रही है, ये गिग वर्कर की। गिग वर्कर क्या होते हैं, गिग वर्कर देखिए जैसे क्या है, आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हो तो जो डिलीवरी बॉय आता है वो एक हो गया। दूसरा, आप कोई जोमेटो से या फिर कहीं से भी खाना मंगाते हो तो जो लेकर के आता है खाना वो, यानी कि ये दो टाइप के जो जॉब हुए ये होते हैं गिग वर्कर। क्या होते हैं, गिग वर्कर। यानी कि ये तो मतलब गवर्नमेंट नहीं होते हैं और ना ही प्राइवेट होते हैं, ये एक तरह से अनुबंधित टाइप के होते हैं कि इतने दिन तक काम करना है, उसके बाद आप चाहो तो छोड़ सकते हो। मतलब इनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इस टाइप के जो वर्कर होते हैं इन्हें बोलते हैं गिग वर्कर। तो उनके लिए गिग बचत खाता खोलने की जो शुरुआत कर रही है वो कौन सी बैंक कर रही है ये आपको बताना है। यहाँ सामने आपके ऑप्शन है, तो कौन सा इसमें से सही है, तो वो है HDFC। यानी कि HDFC बैंक के द्वारा गिग वर्कर के लिए बचत खाता खोला जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो गिग वर्कर है वो तिमाही 5,000 से 10,000 रुपये तक उसमें अपने खाते में रख सकेंगे। साथ ही साथ वो 20 रुपये, मात्र 20 रुपये प्रतिदिन से, मतलब 20 रुपये प्रतिदिन दे करके वो एक प्रीमियम ले लेंगे जो कि स्वास्थ्य बीमा होगा। कौन सा बीमा होगा, स्वास्थ्य बीमा। मात्र 20 रुपया डेली देना रहेगा उनको और एक प्रीमियम मिल जाएगा स्वास्थ्य बीमा का। तो ये पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, HDFC के द्वारा गिग वर्कर के लिए, जो कि गिग बचत खाता होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा HDFC। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। क्या नाम है इनका, कपिल परमार।
क्या जीते हैं ये पदक जीते हैं। कहाँ पे? पैरालंपिक में। तो आपको बताना है कि ये कौन सा मतलब गेम है ये जिसमें ये जीते हैं। तो ये कौन सा गेम है? ये है जूडो। किस में जीते हैं ये? जूडो जीते हैं। और आपको ये बताना है कमेंट में कि ये जो पदक जीते हैं वो कौन सा पदक है, कौन सा पदक को जीते हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो बट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। ना तो आप क्विज का कोई आंसर दे रहे हो, ना जो मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन पूछ देता हूँ उसके आंसर दे रहे हो। तो आप मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब अच्छा नहीं लगता है अगर आप ऐसा करते हो तो। बट फिर भी मेरा काम है आपको बताना और आपको ऐसे प्रश्न देना। अब आपका मन है आप उसको फॉलो करो ना करो, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग कि कपिल परमार जी जो पदक जीते हैं पैरालंपिक में वो कौन सा पदक है जो कि उनका संबंध जूडो से है, उसमें उन्होंने जीता है। क्योंकि ये एकदम से अलग गेम है जूडो, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न आना बहुत ज़्यादा मतलब संभावना इसका बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जूडो गेम से संबंधित कपिल परमार जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? किसकी बात हो रही है? महिलाओं के लिए। किसमें? पुलिस बल में बात हो रही है 33% आरक्षण की। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन सामने है आपके। तो सही उत्तर क्या है इसमें से? राजस्थान, डी। यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा अब वहाँ की जो पुलिस होगी, राजस्थान पुलिस, उसमें महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण होगा। इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, सचिन खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की 60 फुट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इम्पोर्टेंट है, नाम इनका क्या है? सचिन खिलाड़ी। कौन से गेम से संबंधित है ये है 60 फुट से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 60 फुट ये अलग गेम है, मतलब ध्यान रखिएगा। जो हम लोग डेली देखते आते हैं बैडमिंटन, कुश्ती, उससे ये अलग है, तो ध्यान रखिएगा 60 फुट से। और अभी हमने पहले देखा है कौन सा गेम? जूडो से। तो ये दो जो गेम थोड़ा हट के होते हैं, जो मतलब ट्रेंड में नहीं होते हैं, तो उससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनने के चांस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सचिन खिलाड़ी किससे संबंधित हैं? ये शॉर्ट पुट से हैं। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है। कहाँ पे? पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में। तो कौन सा जीते हैं ये जीते हैं बी, रजत पदक। कौन सा? रजत पदक। कौन? सचिन खिलाड़ी, शॉर्ट पुट स्पर्धा में। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? पाटा गोल्ड अवार्ड, ये पाटा गोल्ड अवार्ड है किससे संबंधित, पहले ये जानिए। फुल फॉर्म क्या है देखिए। पी मतलब क्या है? पैसिफिक। पी मतलब पैसिफिक। ए मतलब एशिया। टी मतलब ट्रैवल। और ए मतलब एसोसिएशन। मतलब क्या कह रहा है कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, ये जो अवार्ड है ये किसे प्रदान किया गया है ये आपको बताना है। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये किससे संबंधित है? ट्रैवल अवार्ड है एक तरह से ये। तो कौन सा राज्य पा रहा है ये मिला है ए, केरल पर्यटन को। केरल पर्यटन को मिला है पाटा गोल्ड अवार्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अवार्ड कहाँ पे मिला है इन्हें? ये मिला है बैंकॉक में। बैंकॉक में मिला है इनको पाटा गोल्ड अवार्ड 2024। ऐसा ये इन्हें क्यों मिला है? क्योंकि इन्हें इनिशिएटिव स्टार्ट किया था ऑनलाइन जिसका नाम था हॉलीडे। क्या नाम था? हॉलीडे हिस्ट। हॉलीडे हिस्ट। और वहाँ पे बोली लगाया गया था कि कहाँ पे मतलब जा कर के ट्रैवल करना सस्ता है और अच्छा है। तो उसमें केरल पर्यटन ने जो अपना बोली लगाया था वो सबसे मतलब अच्छा था और सबसे किफ़ायती था। तो इसी वजह से इन्हें ये अवार्ड मिला है। कौन से श्रेणी में ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको मिला है किसमें? ऑनलाइन जो इनका प्रतियोगिता था उसमें मिला है। तो इसीलिए इनको मिलेगा किसमें? डिजिटल मार्केटिंग में। ये तो था पूरा आउटर इसका नॉलेज। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो केरल राज्य को, केरल पर्यटन को। इम्पोर्टेंट है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में धूली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है? कौन सा शहर? धूली खेल। बताना है कि ये किस देश में है जो कि WHO द्वारा प्राप्त हुआ है इसको कौन सा दर्जा? स्वस्थ शहर का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन से देश में है बताना है आपको। तो ये है कहाँ पे? नेपाल में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर है। इम्पॉर्टेंट है,
एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बना है ये, कहाँ? नेपाल का धूलीखेल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? कहाँ पर शुरू की गई लैब मित्र पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी कि बस आपको सिंपल ये बताना है कि लैब मित्र पहल कहाँ पे शुरू किया गया है। यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी, वाराणसी में। कहाँ पे हुआ है ये लैब मित्र पहल की शुरुआत? वाराणसी में। इसके तहत क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी भी अस्पताल में जाओ, या तो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो वहाँ पे जाओ और आप अपना जो भी जांच करवाना है वो जांच करवा लो, और फिर उसके बाद आप देखते होंगे कि जांच होने के बाद आपको लाइन में लगना पड़ता है अपना रिपोर्ट लेने के लिए। तो यहाँ पे वही फ़ायदा है कि आपको लाइन में नहीं लगना है। आप जाइए अपना अपना आप वहाँ पर जाँच करवाइए, और रिपोर्ट आपको मिनिमम 4 से मैक्सिमम 12 घंटे के अंदर वो जो रिपोर्ट है, आप कोई भी एक नंबर दे दोगे, वहाँ पे उस नंबर पे आपको वो पीडीएफ भेज दी जाएगी। मतलब कि लैब मित्र, आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना रिपोर्ट आराम से पा सकते हो मोबाइल में एज ए पीडीएफ, मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटे के अंदर। इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे ये शुरुआत हुआ है? वाराणसी में, यूपी में। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किसने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना को मंजूरी दी है? यानी कि आपको बताना है कि किस राज्य के द्वारा ये चीज़ किया गया है, वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का शुरुआत। यहाँ पे ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। वृंदावन देख करके आप यूपी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये तो यूपी में है। तो ध्यान रखना है, ये वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? किस विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल परंपरा की शुरुआत की है? शून्यकाल परंपरा की शुरुआत किस विधानसभा में पहली बार हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो ये हुआ है दोस्तों सी, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे शून्यकाल की बात हो रही है, ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब संसद डेली जो बैठता है संसद, वहाँ पे हमने समय को बांटा हुआ है। एक है समय प्रश्नकाल, जो कि सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है। उसके बाद बीच में आता है कौन सा? ये जिसकी हमने बात की है, शून्यकाल। उसके बाद आता है सामान्य कामकाज। जैसे आप स्कूल जाते हो, या फिर आप कहीं भी, मतलब हाँ स्कूल ही समझ लो, आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे आप सुबह जब जाते हो तो 10 बजे से प्रेयर होता है, 12 बजे तक चलता है पीरियड, 12 बजे लंच होता है, 1 बजे तक, फिर 1 बजे से फिर पीरियड चलता है। तो वैसे ही संसद में भी होता है कि वहाँ जब लोग सब सांसद पहुँचते हैं तो प्रश्नकाल पहले होता है, फिर बीच में आता है शून्यकाल, फिर लास्ट में होता है सामान्य कामकाज। फिर जैसे आपकी छुट्टी हो जाती है वैसे इन लोगों की भी छुट्टी हो जाती है शाम को। तो उसमें ये पूछ रहा है कि शून्यकाल जो है, जो ये बात है बीच वाला, ये परंपरा कहाँ पे शुरू हुआ है? तो हमने देखा है कि ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो शुरू होता है ये होता है 12 बजे, 12 बजे से 1 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के लिए होता है शून्यकाल। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि शून्यकाल में जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं सांसद लोगों के द्वारा, वो बिना किसी पूर्व सूचना से उठाए जा सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको पहले से बताना पड़ेगा कि मुझे इस बारे में मुझे बोलना है, बताना है। तो बिना किसी पूर्व सूचना से आप यहाँ पे प्रश्न उठा सकते हैं। और एक चीज़ और, जब इस विषय में यानी कि शून्यकाल के समय में जिस भी विषय में बात होता है, तो वहाँ पे संसद को तुरंत उस पर ध्यान देना होता है और उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करनी होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब शून्यकाल के समय जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं 1 घंटे के अंदर, तो वहाँ पे लिमिट है, मैक्सिमम 20 मुद्दे उठाए जा सकते हैं। यानी कि 20 से कम तो हो सकते हैं, बट 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो 20 मुद्दे 1 घंटे में आप बता सकते हो शून्यकाल के दौरान संसद में। तो वही चीज़ अब शुरू हो रहा है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम चलते हैं अपने, देखते हैं स्टैटिक जीके में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमारे एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। इसमें आज का पहला प्रश्न है, वैदिक काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? यानी कि जो वैदिक काल था हमारा, कौन सा काल? वैदिक काल, जो चल रहा था 1000 ईसा पूर्व से लगभग 800 ईसा पूर्व तक। इस काल को हम लोग बोलते हैं वैदिक काल। तो उसमें जो व्यापारी थे वैदिक काल में, उनको एक वर्ड बोल करके बुलाया जाता था। तो वो वर्ड, वो शब्द कौन सा है? तो वो है दोस्तों पड़ी।
इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ देता है कि वैदिक काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता है, तो वो बोलते हैं उन्हें पड़ी। इनका काम क्या होता है, ये व्यापार हेतु दूर दूर तक जाते थे और इनके द्वारा अगर मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हो तो वैदिक काल में ऐसा नहीं है कि कोई सिक्का था, रुपया था, वहाँ पे एक सिस्टम था जिसे हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपके पास 2 आम है, सामने वाले के पास 4 सेब है, आपके पास आम है, तो अगर आम की ज़रूरत उसको है तो आप आम दे दो अपने और उससे सेब ले लो। तो ऐसे होता था व्यापार वैदिक काल में, तो उसे हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु का आदान प्रदान। ऐसे होता था व्यापार वैदिक काल में। तो उस समय के जो व्यापारी थे उन्हें हम क्या बोलते थे, हमने देखा है पड़ी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है, सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है विश्व में, तो वो है दोस्तों अपना प्यारा भारत। अभी हमने कल देखा था कि सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ पढ़े जाते हैं, हमने कल ही देखा था अभी, तो वो कहाँ पढ़े जा रहे थे, हांगकांग में। और आज हमने क्या देखा है, सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है, तो वो है भारत। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व, क्या बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये देखना है कि वो कौन सी दृष्टि से पूछ रहा है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व पूछ रहा है, तो ये कौन है ये बताना है आपको। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नाम लिख रहा हूँ मैं, नागार्जुन, नागार्जुन सागर, यहाँ पे श्री सेलम, नागार्जुन सागर श्री सेलम। ये जो बाघ रिजर्व है ये है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व, नागार्जुन सागर श्री सेलम। ये है कहाँ पे, ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। तो ये सबसे बड़ा है, तो इसका एरिया भी पता होना चाहिए कि इसका एरिया कितना है, तो ये है 3568 किलोमीटर स्क्वायर। या आप इसको न जानिए तब भी कोई बात नहीं है, बस ये मैं ऐसे ही बता दिया हूँ कि 3568 किलोमीटर स्क्वायर है, या आप इसको भूल जाइए तो ही अच्छी बात है। बस आप ये ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बाघ रिजर्व, वो है नागार्जुन सागर श्री सेलम। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, बस ये जानना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है, प्रति वर्ष बजट कितने बजे पेश किया जाता है। आप देखते होंगे हर वर्ष आता है बजट फरवरी माह में। कब आता है, फरवरी महीने में हर वर्ष बजट आता है। तो आपको देखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कितने बजे पेश होता है। इंपॉर्टेंट है, ये समय आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, खास करके वनडे एग्ज़ाम में। तो कितने बजे पेश होता है, ये होता है सुबह के 11 बजे। सुबह के 11 बजे प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, इसकी शुरुआत हुई है 1999 से, यानी कि 1999 से 11 बजे सुबह पेश किया जा रहा है। और इससे पहले यानी कि जब 1999 से जो पहले पेश हो रहा था तो वो शाम को 5 बजे होता था, 5 बजे शाम को पेश होता था। 1999 में शुरू हुआ 11 बजे पेश होना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज। तो ये कब अपनाया गया था, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसका डेट है 22 जुलाई, और किस सन में, 1947 में। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 में। तो ये डेट देख करके आपको एक चीज़ सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज हमने आज़ादी से पहले ही अपनाया था। क्यों, ये है 22 जुलाई, हमें आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त को 1947 में। तो यानी कि 1947 में आज़ादी से पहले ही हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। कौन अपनाया था, संविधान सभा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डेट 22 जुलाई 1947। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़िए, ये कह दिया है कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो ये कौन है, ये पावर हाउस कोशिका का, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का पावर हाउस, बार बार एग्जाम में आता है ये।
क्यों क्यों इसको बोलते हैं पावर हाउस? क्योंकि इसी के द्वारा जो हमारी कोशिकाएं हैं वो श्वास लेती हैं, तो इसलिए ये कोशिका का श्वास स्थल है। इसी वजह से इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। इसकी खोज किसने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी खोज किए थे अल्टमैन ने। कब किए थे? 1886 में। ये तो इसकी खोज हो गई अल्टमैन जी के द्वारा 1886 में, बट इसका नामकरण नहीं हो पाया था। तो नामकरण इन्होंने दूसरे के मतलब ये नहीं किए, फिर दूसरे लोग आगे किए जिनका नाम है बिंडा। तो खोज किए अल्टमैन, बस इसको बट इसको नाम दिए माइटोकॉन्ड्रिया, किसने? बिंडा ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खोज पूछे तो अल्टमैन, नामकरण पूछे तो बिंडा है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा स्टैटिक जीके। अब हम देखेंगे अपना क्विज जो हमने कल देखा था 6 सितंबर को, उसका उत्तर देख लेते हैं। क्विज पहला क्या था कल का? कैमूर और पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि ये 2 वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है। ये कहाँ पे है? तो इसका उत्तर है बिहार में है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। दूसरा क्या है? कान्हा और माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज। तो आज का क्या है? पहला क्विज है उदयपुर और भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है, उदयपुर और भीमबांध बताना है आपको। दूसरा क्या है? गांधी सागर और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गांधी सागर और पंचमढ़ी, इसमें 2 नाम है, यानी कि ये दोनों एक ही राज्य में है। इसमें भी 2 नाम है, ये दोनों एक ही राज्य में है। तो इन दोनों का उत्तर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ 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 पार्टिसिपेट किया करिए आप लोग। बहुत मतलब बुरा फील होता है आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो, आंसर नहीं देते हो। तो ओके, ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।